अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। नावल का नाम है ताहिर लाहौती और इसकी मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। अगरचे वो उसकी धमकी को गीदड़ भभके से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, मगर अंदर कुछ महसूस होता था। जी चाहता कि माँ बाप को सब कुछ बता दे, मगर ये सोचकर अपने आप को रोक लेती कि उन्हें बताने का क्या फ़ायदा सिवाय इसके कि बेतहाशा परेशान होंगे और उसकी मुलाजमत पहली फ़ुर्सत में छुड़ाकर घर बिठा देंगे। ये तो कोई हल नहीं हुआ। नौकरी ही छोड़ना ठहरी तो ये सब कुछ बताने की ज़रूरत ही क्या है। चुपचाप छोड़कर बैठ जाए ये कहकर कि वहाँ कोई मसला हो रहा है, मगर मुलाजमत छोड़ देने से मसाइल बढ़ जाएंगे, वो भी अज़ियतनाक हद तक। सोचते सोचते उसका जहन शल हो जाता था। उस पर पाशा की माँ की आमद का धड़का हर वक्त लगा रहता था कि मौसूफ़ा बात मनवाने नए अंदाज के साथ अब आईं कि तब आईं। बिलाखिर यही हल समझ में आया कि अपने कज़न्स में से किसी से इस मसले पर बात करे और उनसे इखलाकी मदद तलब करे। आखिर उनकी इतनी मजबूत पोजीशन कब काम आएगी। इस हल के बाद जहन बहुत पुरसकून हो गया। थोड़ी देर बाद वो आरफा के पास चली आई। अम्मी, कल इतवार है, मैं आज नानी के पास जाना चाहती हूँ। आरफा के लिए बड़े अचंभे की बात थी। वो जब कभी उसे लेकर गईं बहुत मुश्किल से लेकर गईं, सिर्फ नानी ही के हाँ नहीं। वो कहीं भी नहीं जाती थी आराम से, बहुत कहना सुनना पड़ता था। खैरियत? उन्होंने बहुत ताज्जुब से पूछा। तुम्हें नानी अम्मी की याद कैसे आ गई? नानी जो है याद आ सकती हैं, उसने टालने वाले अंदाज में हंसकर जवाब दिया। नानी तो ऐसी हंसती हैं कि उनसे तो मुहावरे बनते हैं। उर्दू लुगत में बड़ा अहम हिस्सा है नानी का। वो मुस्कुराई। आरफा उससे मुस्कुराता देखकर जैसे खुद भी खिल गई। ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने नानी के पास जाने की फरमाइश की थी। वो पूरी करने के लिए दिलो जान से तैयार हो गई। ठीक है, तुम ज़रा जल्दी जल्दी बावर्ची खाने का काम निपटा लो, फिर तैयार हो जाओ। मुझे तो वापस भी आना होगा। तुम्हें तो खैर कल कोई भी छोड़ जाएगा। माशाल्लाह कई मोटरें हैं, फिर छुट्टी भी है। वैसे तो इजहार मुझे हमेशा ही कहता है कि पुप्पो आपको बाइक पर छोड़ आऊँगा, मगर भैया मुझे उस पर बैठते बहुत खौफ आता है। खैर तुम तैयारी करो। वो खुद भी काम निपटाने में लग गईं। ये आज आपको इतनी शिद्दत से नानी अम्मी क्यों याद आ गई आपा? खून दोबारा लाल हो गया है? क्योंकि नानी अम्मी कहती हैं महानूर कभी खुद मुझसे मिलने के लिए नहीं आती, शाही मेहमान की तरह दावतनामा भेजना पड़ता है। खून सफ़ेद है इसका। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा हो जाता है कि नानी याद आ ही जाती है। उसने हंसकर बात उड़ाई। अम्मी मैं चलूँ? शमसा ठिठकी। हालांकि अच्छा भला जर्नल वर्क कर रही थी। अरे नहीं भाई, कल कपड़े धुलवाना मेरे साथ, तुम अगले इतवार को चली जाना। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी, शमसा ने ज़िद की। हाँ, रीबा आने देगी तुम्हें, वहाँ जाकर तुम भी फैल जाओगी। तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई तो उनके पास होना चाहिए। उन्होंने कतई फ़ैसला सुना दिया। बाकी जो मैं कह रही हूँ गौर से सुन। देख तू अभी बहुत छोटी है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अम्मा ने भी कहा था कि बाकी छोटी है, उसका ख्याल रखना। तो क्या मैं खेलूँ नहीं? बाकी जाने क्या समझकर झल्लाई। तुझे खेलने से कौन मना कर रहा है? मैं ये कह रही हूँ तू कभी ऊपर भूल कर भी ना जाइयो। कोई तुझे बुलाए तो मुझे बताइयो, तेरे बदले मैं चली जाऊँगी। ठीक है। बाकी खुश हो गई। इसमें तो साफ उसकी जान बच रही थी। उसे तो वैसे ही किसी का काम से बुलाना अजाब लगता था। मासी ने तो सिर्फ मना किया है, मगर मैं तुझे मना कर रही हूँ। देखना तू छोटी है। अच्छा बाबा, नहीं जाऊँगी ऊपर। मोमल, क्या ऊपर कोई साया है? वो मासूम कदरे खौफजदा अंदाज में पूछ रही थी। यही समझ ले। मोमल को खुद कोई जवाब ना सूझा। मासी तो हर वक्त ऊपर जाती रहती है, साया उसे कुछ नहीं कहता? वो हैरानी से पूछ रही थी। नहीं, वो बूढ़ी है इसलिए। मोमल ने अपने हिसाब से बड़ा निपा तुला जवाब दिया। चलो ठीक है, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तभी जाऊंगी ऊपर। वो खी खी करके हंसने लगी। दोनों डाइनिंग टेबल की ओट में बैठी खुसर पुसर कर रही थी। मोमल, मून साहब ने तुझे बहुत कस के मारा था। मैं तो रात को भी दुआ करके सोई थी कि अल्लाह करे उनके हाथ ही टूट जाएं। बाकी को एकदम जैसे कोई ध्यान आया। बुरी बात बाकी ऐसे नहीं कहते। मून साहब तो बहुत अच्छे हैं। गेंद उनको ज़ोर से लग गई होगी। वो तो बेचारे घर में रहते ही कम हैं। उन्होंने मेरा खून रुकवाया था। उनके गुसल खाने में बेसन है ना, लाल हो गया था। इतना खून निकला था मेरी नाक से। मुझे तो सारे घर में सबसे सही लगने लगे हैं। वो भले से मारे। वो बड़ी सादगी और भोलपन से कह रही थी। क्यों मारे? मुफ्त में? बाकी ने नाक चढ़ाई। अच्छा चल तू बाहर जा, मैं इधर सफाई कर लूँ, वरना फिर मासी आ जाएगी। हेड मिस बनी हुई है। बदजात, अभी तक सफाई नहीं की, तेरा कसम आकर करेगा सफाई। उसने मासी ज़ैनब की नकल उतारी।
बाकी खिलखिलाकर हंस पड़ी, साथ ही उठ खड़ी हुई, मगर उसकी हंसी को फ़ौरन ब्रेक लग गए थे। मोमल ने भी माहौल में गैर मामूलीपन को महसूस किया था और उस तरफ देखा था जिधर बाकी देख रही थी। एक लम्हे को तो वो भी चकरा कर रह गई। सामने मून खड़ा हुआ था। साहब, सफाई कर रही हूँ इधर। वो काँप कर बोली और उठकर बाकी के बराबर में खड़ी हो गई। तुम्हें मासी मना करती है, तुम इसे मना करती हो ऊपर जाने से, और जब मैं वजह पूछता हूँ तो जवाब नहीं देती। आज सनी के सामने पूछूंगा, इसलिए कि मैं हर वक्त घर में नहीं पड़ा रहूँगा। दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह यार बाबा तुम्हें किसी दूसरी कोठी में काम पर लगा दे। और इतना कहकर टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। मोमल साकत खड़ी थी। क्या मोहन साहब ने सारी बातें सुन ली? आरफा तो सिर्फ आधा घंटा बैठकर वापस हो गई थी। जमाल कहीं गया हुआ था, वरना थोड़ी देर और बैठ जाती। महानूर को इतने अरसे बाद घर में देखकर रीबा के पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। तोबा, आप ही पिछली बकर ईद की दावत पर आई थी आप, और अब आई हैं। बोर नहीं होती आप? नहीं, वो धीमे से मुस्कुरा दी। बड़ी पुप्पो, ताया, अब्बा के घर वाले सभी कहते हैं कि आप किसी से भी मिलती मिलाती नहीं हैं। हाँ, खुद तो रोज़ जाकर खड़े होते हैं ना बहन के घर। बड़ी अम्मा ने जलकर टुकड़ा लगाया। वो बहुत ज़रूरी काम से किचन में जाना चाहती थी, मगर इस वजह से नहीं उठ रही थी कि रीबा उन लोगों या लड़के के बारे में कुछ ओल फोल महानूर के सामने ना बक दे कि उसे तो सिर्फ बोलने से गर्ज होती है। जहाँ महानूर के रिश्ते की बात चल रही थी, उस हवाले से सोच रही थी कि घर के और लोग तो मौजूद हों तो फिर उठें। आपने जमाल भाई को देखा है? वो शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ महानूर से पूछ रही थी। क्या बदतमीज़ी है, ये देखना क्या होता है? कोई चीज़ है जो देखी जाएगी? यूँ पूछना चाहिए था कि आप जमाल भाई से मिली या नहीं। बड़ी अम्मा परदेसी पोते की इतनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? नहीं, और अभी तक हमारे घर नहीं आए वो। अम्मी जिक्र करती रहती हैं। महानूर ने जल्दी से जवाब देकर साबका फ़िज़ा बहाल की। अरे बेटी, वो बेचारा इधर मुद्दतों बाद आया है, उसे रास्तों की भला कहाँ पहचान। वो तो कह भी रहा था कि दादी जान यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैंने सोचा छुट्टी के दिन सब घर पर होंगे, कोई ना कोई ले ही जाएगा। कह रहा था कि अम्मी ने सबके लिए तहाइफ भिजवाए हैं, इसलिए फ़लाँ जगह भी जाना है और फ़लाँ जगह भी। मुझे तो अभी तक कोई तोहफ़ा नहीं दिया। अफसोस व एहतजाज का मिला जुला तासुर था रीबा के अंदाज में। मुँह से मांग भी मत बैठना, दिया था उसने, मैंने संभाल कर रख दिया है। बड़ी अम्मा ने तनबीह की। हाय, क्या लाए हैं जमाल भाई मेरे लिए? वो बेताबी से बोली। उसकी माँ ने भेजा है एक चांदी का सेट और पाजेब की जोड़ी। बड़ी अम्मा को मजबूरन बताना पड़ा। तोहफ़ा का लफ्ज़ जो मुंह से निकल गया था। ओह, रीबा ने मुंह बना लिया। पाजेब? नॉनसेंस, मैं तो वो दुपट्टा नहीं पहनता जिसमें एक सितारा भी लगा हो। आप ही पहन लीजिएगा बड़ी अम्मा। इतनी सख्त कोफ्त हुई थी कि खड़े खड़े बड़ी अम्मा को बख्श दिया तोहफ़ा। है कोई अकल की बात? इस उम्र में मैं पाजेब छनकाती फिरूँगी? एक चीज़ है, रखी हुई है, तुम्हारे ब्याह पर जहेज़ में रख देंगे। कि जहेज़ वगैरह का नाम मत लिया कीजिए। तोबा, कैसा दकियानूसी तसव्वुर है। दूसरों पर मुफ्त का बोझ। सबको अपना अपना काम करना चाहिए, अपना अपना बोझ उठाना चाहिए। खुद ही आदतें बिगाड़ते हैं, खुद ही शिकायतें करते हैं कि दामाद ताने देता है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरे सामने कभी किसी दामाद ने इस तरह की बात की तो मैं साफ कह दूंगा कि अल्लाह मियाँ ने हाथ पाँव दिए हैं, खुद कर लो। इनकलाब जिंदाबाद। मजहर और इजहार ने ज़ोरदार नारा लगाया तो पीछे पीछे आता हुआ जमाल लम्हा भर को सहम कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? अब उसकी ज़ुबान चलेगी। अभी आती हूँ, महानूर अब्दुल करीम को देख लूँ। बड़ी अम्मा तख्त से उतरते हुए बोली। ज़रा गौर से देखिएगा बड़ी अम्मा, आज इन्होंने गहरा नीला सूट पहन रखा है, ज़रा मुश्किल से नज़र आएंगे। रीबा ने अब्दुल करीम की गहरी रंगत पर चोट की। अल्लाह की पनाह, कोई खौफे खुदा नहीं। अल्लाह जाने क्या बनेगा इसका। वो जाने और क्या क्या कह रही थी, अल्फाज वाज़े नहीं थे। आप वो बातें क्यों करते हैं जिनसे दादी जान को गुस्सा आता है? जमाल को दरअसल दूसरों को कोफ्त में देखकर बड़ी तकलीफ़ होती थी। महानूर हैरान परेशान जमाल की सूरत देख रही थी। वेल डन जमाल भाई, वेल डन। इसके मर्दानेपन को जितनी तकवीत पहुँचाएँ। भारत में साइकिल रिक्शा अभी चलते हैं। ऐसा करें, कुछ कागजी हेरा फेरी करके इसे वहाँ पहुँचा दें और एक साइकिल रिक्शा दिलाकर इसका कैरियर बना दें। जब 6 आदमी सामान समेत खींचना पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। अगर बेहतरीन इंडियन साड़ी पहनकर आधा मीटर लंबा घूंघट निकालकर वापस पाकिस्तान ना आई तो नाम मजहर से बदलकर अहमक रख दीजिएगा। मजहर ने बड़ी पते की बात की। महानूर का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। कितने अरसे बाद वो इतनी बेसाख्तगी से हंस रही थी। आप बैठिए ना। महानूर को फ़ौरन खड़े हुए जमाल का ख्याल आया तो उसने कुर्सी की सिमत इशारा करते हुए कहा। इन्हें पहचाना जमाल भाई? इजहार ने पूछा। जमाल ने महानूर को एक नज़र देखा।
बड़ी फूफो या छोटी फूफो में से किसी की साहबजादी होंगी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बड़ी सादगी से जवाब मिला, जी छोटी फूफो की बड़ी साहबजादी हैं महानूर आपी, मगर ये हमारी आपी हैं, आपकी नहीं, आपसे छोटी होती हैं। मजहर ने वजाहत की। महानूर ने तारफी आदाब किया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जमाल ने नज़रें झुकाकर बड़े करीने से कहा, ये लीजिए, इनसे मिलकर कौन काफर बेमज़ा होगा। इजहार ने महानूर को तंग किया। उसी लम्हे मज़ाहिर अपना स्याह ब्रीफकेस उठाए लाउंज में दाखिल हुए। महानूर ने अपनी जगह से खड़े होकर सलाम किया। महानूर, अरे भाई आज कैसे? वो रस्मन सा मुस्कुराए। महानूर जवाब में मुस्कुरा कर रह गई। अक्का जान फुप्पो बता रही थी कि आज आपी ने पहली मर्तबा फरमाइश की कि नानी के घर जाना है। हाउ स्ट्रेंज। रीबा ने मज़ीद इतला देना ज़रूरी ख्याल किया। स्ट्रेंज तो नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मज़ाहिर बड़े निपे तुले अंदाज में मुस्कुराए। जमाल भाई भी यही कह रहे हैं कि उन्हें आपी से मिलकर दिली मुसर्रत हो रही है। उन्होंने दिली नहीं कहा था, हद होती है, कहाँ तक लपेटें। मज़हर ने फ़ौरन एहतजाज किया, यानी रीबा की बात दरमियान में ही उचक ली। अगर तुम्हें जज बना दिया जाए, हाई कोर्ट का ना सही सेशन कोर्ट का ही बना दिया जाए, तुम तो हद कर दोगी। फर्दर जुर्म आयद करते वक्त 2-4 अपने पास से जड़ दी तो किसी गरीब की 2 साल की सज़ा 10 साल में बदल जाएगी। इजहार ऐसे वक्त में मज़हर का साथ ज़रूर देता था। छोड़ें, क्यों इन बेचारों के पीछे पड़ गए हैं, मतलब तो मेरा यही था। जमाल ने अपनी दानिश में बीच बचाव कराया। मज़ाहिर ने कदर ताज्जुब से जमाल की तरफ देखा, चूँकि उधर वाज़े इशारा रीबा की तरफ था। अक्का जान, ये मतनाज़ा सरज़मीन हिंदुस्तान वाले अपनी आदत के ख़िलाफ़ तस्लीम कर चुके हैं। हमारे प्यारे जमाल भाई मोहतरमा से इक्वल ट्रीट करते हैं। इजहार ने मज़ाहिर की हैरत देखकर बड़ी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ वजाहत की। महानूर ने गोया हंसते हुए सर पीट लिया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इतनी दिलचस्प कंपनी मिलेगी। मज़ाहिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। खाने के वक्त तक अजहर और ज़हीर भी पहुंच गए थे। 8 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बजाय लाउंज में दस्तरखान लगाया गया। अजहर की संजीदगी इस दर्जा वहशतनाक होती थी कि अमूमन उनकी मौजूदगी में बहुत एहतियात रवा रखी जाती थी। घर में जब हालात बड़ी अम्मा के हाथों कंट्रोल नहीं हो पाते तो अजहर की धमकी को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करती थी। लिहाजा खाना खासे सुकून से खाया गया। खाने के बाद अजहर, ज़हीर और मज़ाहिर तो फ़ौरन अपने अपने कमरों में चले गए कि सुबह से मसरूफ़ होते थे। वो सब खासी देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। महानूर बज़ाहिर महफिल का हिस्सा नज़र आ रही थी, मगर जहन बेहद मुंतशिर था। कभी अजहर के बारे में सोचती कि उनको बताए अपना मसला, कभी सोचती नहीं ज़हीर भाई से बात ज़रा आसानी से की जा सकती है। फिर ख्याल आता कि अक्का जान ज़्यादा बारसूख हैं, उनको आगाह करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खासी देर तक वो कोई फ़ैसला ना कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता सभी सोने चले गए। रीबा तो वहीं लाउंज में फ्लोर कुशन सर के नीचे रखकर चंद मिनटों में बेसुध हो गई थी। बड़ी अम्मा महानूर को कह गई थी कि कमरे में आकर सो जाना या रीबा के कमरे में सो जाना। उसने सोई हुई रीबा पर एक नज़र डाली। इतनी बेफिक्री और तमानियत थी उसके चेहरे पर। उसी से बातों बातों में उसने सबके कमरे पूछ लिए थे, क्योंकि वो इधर आती बहुत कम थी। शमसा अलबत्ता आरफा के साथ आती रहती थी। मज़ाहिर का कमरा बहुत आसान लगा था और वही याद भी रह गया था। रीबा ने बताया था कि लाउंज की सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं और अक्का जान का बेडरूम सामने होता है। पहले ये कमरा चांद भाई का था। उनके अमेरिका चले जाने के बाद मज़ाहिर उसमें मुंतकिल हो गए थे। ये कोठी चांद भाई और अजहर के मुश्तरका सरमाए के ताउन से हासिल हुई थी। उनके वालिद का 4 कमरों वाला बंगला 8 लाख में फ़रोख्त हुआ था। उसमें तकरीबन 10 लाख मज़ीद मिलाकर आज से कई साल पहले ये कोठी ख़रीदी गई थी। ये मालूमात आरफा के ज़रिए उस तक पहुंची थी। उसने घड़ी की सिमत देखा, 11:15 बज रहे थे। मसला इतना गंभीर था, इसी वजह से उसमें इतना हौसला और एतमाद पैदा हो चुका था कि मज़ाहिर के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे सके। उसने नंगे पाँव जीना तय किया था, आहट के खौफ से। कोई ख्याल इतना मरबूत होकर कायम था कि दस्तक बेतरतीब नहीं थी, उसमें रिथम था। दस्तक देने के बाद इंतज़ार का दौरानिया जैसे वक्त ठहर गया था। चंद लम्हों बाद ही वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। ख़ानदान भर में जितने कज़न्स थे, आज तक उसकी सिर्फ उनसे रस्मी बातचीत हुई थी। इसमें सरासर उसकी अपनी तबीयत का दखल था। उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात लिखे नज़र आते थे कि ख्वाहिश के बावजूद कोई उससे अपने तौर पर बात नहीं कर पाता था। खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई बर्फ़ इतनी वाज़ेह होती थी कि सामने वाले के अपने एहसासात ठिठर जाते थे। यही वजह थी कि मज़ाहिर ने दरवाज़ा खोलने के बाद बड़ी हैरत और इस्तजाब से पहले उसकी तरफ, फिर वाल कलाक की तरफ देखा। आओ अंदर आ जाओ, खैरियत। वो किसी ध्यान से चौंक कर गोया हुए। महानूर खामोशी से अंदर आ गई। मज़ाहिर ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। महानूर ने पलट कर बैठने से कबल उनकी सिमत देखा। दरवाज़ा बंद कर दीजिए मज़ाहिर भाई। उसकी आवाज़ सुरों की तरह फूटी। नहीं, ठीक है। मज़ाहिर ने उसकी वाज़ेह ताकीद पर वाज़ेह इनकार किया और वापस आकर अपने बेड के एक कोने पर टिक गए।
महानूर एक सकाफत का निशान किस्म की आराइशी कुर्सी पर पहले ही बैठ चुकी थी। चंद लम्हे खामोशी से सरक गए। मज़ाहिर सरापा सवाल बने बैठे थे मगर खामोश थे। वो मज़ाहिर भाई, महानूर ने खंगार कर गला साफ़ किया। इस मरतबा उसकी आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। दरअसल एक बहुत परेशान कुन मसला है, इसी वजह से आज यहाँ आई हूँ। उसने अल्फाज तरतीब देना शुरू किए। कहो, बहुत खुशी की बात है कि तुम हमें इस काबिल समझती हो। इत्मीनान रखो, मसला बयान होने से पहले तुम्हारा है और उसके बाद जब सामने आ जाएगा तो हम सब का, यानी जितने लोग हैं वो सब तुम्हारे अपने हैं। उन्होंने भरपूर इत्मीनान दिलाया। गोल्डन फूलों वाले काटन के सफ़ेद नाइट सूट में वो नींद भरी आंखों में उलझन लिए बगौर उसे देख रहे थे। नहीं नहीं, जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो बस आप तक रहना चाहिए, वो बेसाख्ता घबरा कर बोली। चलो ठीक है, ऐसे ही सही, कहो क्या बात है। तजस्सुस अपने कमाल की तरफ पड़ रहा था। महानूर ने होंठ काटते हुए निगाह उठाकर उनकी सिमत देखा। वो उधर देख रहे थे। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। वो ऐसा है मज़ाहिर भाई। वो फिर झिझक कर रुक गई। मज़ाहिर खामोश रहे। एक शख्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। इतना कहते ही वो हिचकियों से रो पड़ी, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया था। मज़ाहिर बुरी तरह चौंक पड़े। उसके रोने के अंदाज ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया था। एक तो अवातर से परेशान कुन ख्यालात की यलगार शुरू हो गई थी। रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या कहता है, कहाँ रहता है? वो बड़ी फ़िक्रमंदी से पूछ रहे थे। रहता तो पता नहीं कहाँ है, मगर रोज़ रास्ते में परेशान करता है। शायद बहुत बड़ा बदमाश है, चलतों की परवाह करता है ना किसी और बात की। वो रुक रुक कर बता रही थी, साथ ही आंसू भी साफ़ कर रही थी। क्या नाम है उसका? मज़ाहिर गहरी सोच के पाताल से बाहर आए थे। पाशा कहते हैं। उसकी माँ ने उसका पूरा नाम मिनहाज हुसैन पाशा बताया था। वो बोलती चली गई। माँ? उसकी माँ को तुम कैसे जानती हो, जबकि तुम्हें तो यही नहीं पता कि वो रहता कहाँ है? मज़ाहिर बुरी तरह उलझ गई। वो साकत से अपनी जगह बैठी रह गई। जो कुछ मुंह से निकल गया था अब उसकी वजाहत दरपेश थी। मज़ाहिर हनूज सवालिया और हैरान नज़रों से उसकी सिमत देख रहे थे। उसने झिझकती हुई नज़रें उठाई मगर फ़ौरन ही झुका लीं। मज़ाहिर दोनों हाथ जोड़कर होंठों पर रखे बगौर उसी को देख रहे थे। वो होंठ काटने लगी। वो प्रपोज़ल लेकर आई थी। उसकी आवाज़ बेहद आहिस्ता थी। तुम्हारा? वो फिर चौंक पड़े। महानूर ने असबात भरी खामोशी इख्तियार किए रखी। उसी का, मेरा मतलब है पाशा का? मज़ाहिर पूछ रहे थे। उसने गर्दन हिलाने पर इक्तफ़ा किया। तुम्हें पसंद नहीं तो इनकार कर दो, मसला क्या है? सीधी सी बात है, मज़ाहिर ने उलझ कर कहा। सीधी सी बात नहीं है ना। उसने धमकी दी है कि इनकार नहीं होना चाहिए। उसकी माँ के ज़रिए धमकी मिली है? मज़ाहिर अब फ़िक्रमंद हुए। नहीं, वो नहीं कहकर फिर खामोश हो गई। उसने खुद दी है। मगर कहाँ? मज़ाहिर ने पूछा। आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अब वहाँ उलझन थी, हैरत थी, फ़िक्रमंदी थी। क्या रास्ते में इतनी बात करना मुमकिन है? वो कुछ सोचते हुए पूछ रहे थे। उसके लिए तो मुमकिन है। महानूर के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या तुम श्योर हो कि वो बदमाश है? वो बहुत कुछ अपने तौर पर समझकर अगले सवाल की तरफ आए। तो और क्या, इंसान का स्टाइल बताता है, वो बोली। हो सकता है स्टाइल धोखा दे रहा हो। मालूमात किए लेते हैं, अगर नॉर्मल है ठीक है तो। नहीं नहीं, महानूर ने जैसे तड़प कर उन्हें टोका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस इसीलिए आई थी आपके पास। वो बुरा मान गई। बहुत बड़ी मुश्किल है। मज़ाहिर ने पहली बार थोड़ा शगुफ्ता अंदाज़ इख्तियार किया। लहजा मानी खैस था। महानूर को टूट कर हया आई उनके अंदाज़ पर। इंसान अंदर से अच्छा ना हो तो कितनी अच्छी शक्ल हो बुरी ही लगती है, वो बड़ी संजीदगी से कह रही थी। इसका मतलब है शक्ल अच्छी है। खैर, जब तुम्हें ही अच्छी नहीं लगती तो बेकार है। ठीक है, मैं फुप्पो को कह दूंगा कि महानूर को ये प्रपोज़ल मंजूर नहीं, आप इनकार कर दें। अब्बा जान पहले ही इनकार कर चुके हैं। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? इनकार तो होना ही है, मसला इनकार के बाद का है। उसने गोया अपना सर पीट लिया। बहुत देते हैं लोग गीदड़ भभकियाँ, कोई ज़रूरत नहीं डरने की। तुमने फुप्पो से ये प्रॉब्लम डिस्कस की है? मज़ाहिर ने इस मरतबा कदरे पुरसकून और लापरवाह अंदाज में उससे बात की। उनसे कह भी मत दीजिएगा, खाना पीना सोना सब छूट जाएगा उनका। मेरी और शमसा की शामत आ जाएगी। मुझे भी छोड़िए, बेचारी शमसा को कॉलेज से उठा लेंगी। अब्बा जान ऑलरेडी बीमार हैं। वो अपनी मुलाजमत की अहमियत का जिक्र गोल कर गई कि वो नहीं चाहती थी कि किसी नाजुक लम्हे में मज़ाहिर उसे माशी ताउन का यकीन दिला बैठें और माँ से पहले उसे मुलाजमत छोड़ने का मशवरा देने लगें। उसकी खुददार तबीयत को ये सब गवारा नहीं था। उनसे कह सकती तो फिर आपसे क्यों कहती? उसने जताने के अंदाज में कहा। यह भी ठीक है, मुझसे किस किस्म का ताउन चाहती हो? मुझे अंदाज़ा तो होना चाहिए। मज़ाहिर को वाकई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो क्या चाहती है। आप उससे एक मरतबा मिल लें और उसे डांट दें। शायद वो ये समझ रहा है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। महानूर ने वजाहत की। मगर कहाँ? मज़ाहिर फिर उलझ गए। वहीं रास्ते में, महानूर ने जवाब दिया।
لیکن راستے میں تو مناسب نہیں ہے، بقول تمہارے وہ بدماش ہے، بات کسی انتہا تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس طرح تم سب کی نظروں میں آ سکتی ہو، پھر تمہارے لیے ہی مشکلات پیدا ہونے لگیں گی۔ پھر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر یہ کہ تم میرے فون نمبرز لے لو اور مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو۔ اس کی والدہ جواب لینے کب آئیں گی؟ مظاہر نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے اسٹائل میں بات کی تھی یا نارمل انداز تھا؟ مظاہر نے کچھ سوچتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ نارمل انداز تھا، وہ ہرگز اس کی والدہ نہیں لگتی، بہت مختلف ہیں۔ ماہنور دبے دبے لہجے میں جواب دینے لگی۔ پھر تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے طور پر اس کا اتا پتہ اور کارگزاریاں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سائڈ ٹیبل سے پرس اٹھا کر اپنا وزٹنگ کارڈ نکالنے لگے۔ ماہنور ان کے آخری جملے کے بعد نہایت پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کی اتنی لمبی لمبی زبانیں پسند نہیں کی جاتی۔ اپنے بڑے بھائیوں کو کبھی دیکھا ہے جواب دیتے ہوئے؟ آج پھر ریبا کو جھاڑ پڑ رہی تھی۔ لیکن بڑی اماں، آپ میری صرف بڑی اماں ہی نہیں ہیں، امی جان بھی ہیں، نانی جان بھی ہیں، خالہ جان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کزن بھی ہیں۔ ہیں کیا بولے جا رہی ہے؟ میں صرف تمہاری دادی ہوں۔ بڑی اماں رشتوں کی اتنی طویل فہرست سنتے ہی پریشان ہو گئیں۔ پھر آپ مجھے میری امی لا کر دیجیے، کیونکہ اور رشتوں کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر امی بہت ضروری ہیں، اس نے بچکانہ انداز میں ٹھنک کر کہا۔ ظہیر باہر نکلنے کے لیے لاؤنج کا دروازہ پار کر چکے تھے، ایک دم پلٹ کر واپس آئے۔ ریبا، کیوں تنگ کرتی ہو بڑی اماں کو؟ اب تم کوئی بہت چھوٹی بچی نہیں ہو۔ بڑی اماں بہت کمزور ہیں اور بہت تھک بھی چکی ہیں۔ دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو والدین کے بغیر پروان چڑھتے ہیں۔ مت پریشان کیا کرو بڑی اماں کو۔ کیوں اپنے آپ کو یقین نہیں دلاتی کہ تمہارے ماں باپ اب دنیا میں نہیں ہیں؟ اللہ نہ کرے، بڑی اماں نے ہول کر دل ہی دل میں کہا۔ ظہیر بہت تلخ لہجے میں کہہ کر باہر چلے گئے تھے۔ بڑی اماں ریبا کو سنجیدہ اور افسردہ دیکھ کر تڑپ سی گئیں۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائے۔ وہ ان کے زانوں پر سر رکھے لیٹی تھی۔ بڑی اماں، کیا ان دونوں کی ایک ہی روز ڈیتھ ہوئی تھی؟ اگر نہیں تو پہلے کس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ اس نے نظریں اٹھا کر بڑی اماں کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے چند قطرے ٹپکے اور جھریوں میں بھٹک گئے۔ انہوں نے جھک کر ریبا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ تمہیں ہر مشکل، ہر دکھ سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہ ہوا بڑی اماں، اس کی آواز میں سنجیدگی اور الجھن تھی۔ بڑی اماں نے جواب میں مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جمال اور اظہار آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں، شام ہونے کو آئی، اللہ جانے کہاں رہ گئے بچے۔ آج میں نے تمہارے لیے بروسٹ لانے کے لیے کہا تھا اظہر سے، تمہیں پسند ہے نا؟ گوشت تو تم شوق سے کھاتی نہیں ہو، اسی لیے اظہر سے کہتی ہوں ہفتے میں ایک بار لے آیا کرے۔ تمہاری بڑھنے کی عمر ہے، دودھ تم شروع سے ناپسند کرتی ہو، مجھے تو یہی فکر رہتی ہے کہ کمزوری نہ رہ جائے۔ اس عمر میں تو بچوں کو ہر چیز کھانا چاہیے، نیا خون بنتا ہے، اٹھان اچھی ہوتی ہے۔ ان کے لہجے کا زور ٹوٹا ہوا تھا، دھیمی اور ملائم آواز میں وہ اس سے یوں مخاطب تھی جیسے دیر سے ان کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ مومل، اسے قریب سے سنی کی آواز سنائی دی اور گویا اس کی روح پرواز کر گئی، پتھرا کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، آواز کہیں گم ہو گئی۔ مومل، اس بار سنی کی آواز تیز تھی۔ جی صاحب، اس نے بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ بڑھیا کہاں ہے؟ اس کا رخ اس وقت صبح سے قطعی مختلف تھا۔ وہ تو سو گئی ہوگی، وہ لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی سو گئی صاحب۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ گھرایا۔ میں بھی سو رہی ہوں۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا خوف سے۔ گھوم پھر کر کمبخت رات پھر آ گئی تھی۔ میرا بیڈ روم فریج خراب ہے، جب تک ٹھیک نہ ہو تم روز رات کو اسی وقت میرے بیڈ روم میں برف لایا کرو گی۔ مومل تھر تھر کانپنے لگی۔ سنی اتنا کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ مومل نے بمشکل گردن موڑ کر اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر کھڑی اپنی سانسیں سنبھالتی رہی، پھر خوف کے اس مقام سے ایک اڑان بھری جہاں انتہائی خوف یکدم بے خوفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بلا ارادہ بے اختیار مون کے بیڈ روم تک چلی آئی تھی۔ اس نے دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری تیسری بار بھی خاموشی رہی تو اس نے ہینڈل گھما کر اندر جھانکا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ مون کی واپسی رات گئے ہوتی ہے۔ اس نے اندر سے چٹکنی لگائی تھی اور دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، اسے کائناتی ذہن سے رابطے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، مگر روح لاشعوری طور پر اپنے خالق سے ہمہ وقت مربوط رہتی ہے اور دعا کا تقاضا آگہی کا محتاج نہیں۔ روز اول جب خالق کائنات نے الستو بربکم، پہچان لو میں تمہارا رب ہوں کہا تو تمام ارواح نے پہچاننے کا اقرار کیا تھا۔ اسے فاضلانہ وظائف و ورد نہیں آتے تھے، مگر چلتی سانس تو خالق سے پیوست تھی۔ پکار کا عمل تو جاری تھا۔ جانے کب تک وہ غیر موجود ہو کر صرف وہاں ہی رہی۔ باہر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں کئی مرتبہ ابھر کر معدوم ہوئی تھیں، اور ہر مرتبہ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرا تھا۔
उसे घड़ी में वक्त देखना नहीं आता था, मगर फिर भी घड़ी की सुइयों को एक टुक तके जा रही थी। शायद इस एहसास से ही तकवीत पकड़ रही थी कि घड़ी की सुइयां आगे खिसक रही हैं तो वक्त गुजर ही रहा है। बैठे बैठे उसकी टांगें सुन्न होने लगी। तब उसे महसूस हुआ कोई हैंडल घुमा रहा है। उसने कदमों की चाप सुनी तो थी, मगर डर रही थी कि हो सकता है सनी उसे तलाश कर रहा हो। उसने बहुत हिम्मत करके पूछा था, कौन कौन है अंदर? सवाल के जवाब में भी सवाल था। उसने मून की आवाज़ पहचान कर झट चटखनी गिरा दी। मून ने उसे अपने बेडरूम में पाकर हैरत से देखा। क्या कर रही हो इधर इस वक्त? वो अंदर दाखिल होते हुए पूछ रहा था। मोमल ने जवाब देने के बजाय दरवाज़ा बंद करने में बड़ी उजलत से काम लिया। साहब, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डर लग रहा है बहुत। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबने लगी। क्यों लग रहा है डर, और किससे? वो तने हुए अंदाज में हाथ कमर के दोनों हिस्सों पर जमाए उसे घूर रहा था। साथ ही सोच उसकी नज़रों में उतर आई थी। वो सनी साहब। मून बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं जी, वो फिर मुझसे बर्फ़ मंगा रहे थे। वो हिचकिचाते हुए गोया हुई। फिर से क्या मतलब? गुजरी हुई रात के मानी उस पर आनन फानन मुनकशिफ होने लगे। अब मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आप उनसे कह दें वो मासी से बर्फ़ मंगा लिया करें। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी। क्यों लगता है तुम्हें उससे डर? जिस सवाल का जवाब खुद ही पता हो उसमें सिर्फ बेरूह अल्फाज की कतार होती है, इसलिए मोमल खामोश रही। सवाल का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कल रात को जब तुम भागती हुई बाहर आई थी, उस वक्त भी उसने तुमसे बर्फ़ मंगवाई थी? मून ने गहरी सोच में डूबे हुए अंदाज में कलाई से रिस्ट वॉच उतारते हुए पूछा। मोमल खामोश खड़ी कारपेट को घूरती रही। मून ने रिस्ट वॉच साइड टेबल पर रख दी और कमीज़ का ऊपरी बटन खोलने लगा। उसे एक गहरी सोच लाहक थी। हालांकि मैंने तुमसे कल भी पूछा था, तुम इंतहाई अहमक हो, स्टूपिड। मासी को क्या बताया तुमने? मून को स्टैंड लेने से पहले ठीक ठाक बाखबर होने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं साहब। अब औसान कदरे बहाल हो चुके थे। मून ने एक उचटती निगाह उसकी बदरंग ओढ़नी पर डाली जिसको उसके हाथ भी छू चुके थे। कल ये जीने पर पड़ी हुई थी। मुअम्मा हल हो चुका था, मगर पेशानी पर लकीरें बिखर गई थीं। तुम्हारे माँ बाप तुमसे मुलाकात करने कब आएंगे? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। अल्लाह साईं जाने साहब। मोमल की उदासी बढ़ गई। ठीक है बाबा अल्लाह यार, कल तुम्हें गोठ छोड़ आएगा, मून ने कहा। मोमल की आंखें खुशी से चमकने लगीं। गोठ, जहाँ बादाम के दरख्त के नीचे उसकी ढेरों सखियाँ उसकी राह देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं साहब, लेकिन साहब मासी क्वार्टर में सो चुकी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्वार्टर यहाँ से दूर है और मैं कोठी में नहीं सोऊंगी। मुझे बाहर निकलकर बहुत डर लगेगा। मैं इधर कालीन पर सो जाऊँ, फिर सुबह चाचा और बाकी के साथ गोठ चली जाऊँगी। नहीं भाई, तुम इधर नहीं सो सकती। व्हाट्स ए प्रॉब्लम? वो झिंझलाया। मैं घर में मौजूद हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जाओ, कहीं भी जाकर सो जाओ। हरी अप। उसने कदरे नागवारी से उसके वजूद की तरफ देखा। दर हकीकत वो खुद पूरी तरह उलझ गया था। वो उसी तरह अपनी जगह जमी खड़ी रही। मून की मौजूदगी से जो खौफ की धुंध छटी थी, वो अभी उस पुरसकून एहसास में देर तक भीगे रहना चाहती थी। जाओ भाई, वो बरहम हो गया। वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। मून अपना नाइट सूट निकालकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। सफ़ेद काटन के नाइट ड्रेस में बाहर आया तो वो हनूज़ अपनी जगह इस्तादा थी। ज़िंदगी की नाखुशगवारियों से बोझल एहसाब नई मुसीबत पर चटक चटक गए। जी तो चाहता था धक्का देकर बाहर कर दे। उसने थकी हुई ख्वाबीदा मगर कहर आलूद नज़र उस पर डाली। वो बेआवाज़ रो रही थी और अपनी बोसीदा ओढ़नी से आंसू भी पहुँच रही थी। नाक, कान, हाथ, कोई नकली जेवर भी नहीं था। वो खुद ही सरापा जेवर थी, जिसकी चोरी के धड़के लग गए थे। गंदमी रंग, सुर्खी माइल भूरे बाल, भरे भरे प्याजी होंठ जो अश्कों की रवानी रोकने की कोशिश में कांप रहे थे। लोग आज कहें आधा तोला सोना भी रहन रखें तो 2500 मिल जाएं, और इसके बेबस वालदैन 2-3 लाल नोटों के इवज़ पूरा ख़जाना रहन रख गए थे। जाने अगले ही लम्हे में अपने असल की पल दो पल को मतवज्जा हुआ था। इतनी छोटी उम्र, इतनी भारी जिम्मेदारियाँ। रात की चंद घंटे ही तो बाकी हैं। सुबह मुसीबत गोठ रवाना हो जाएगी, बाकी मम्मी को हैंडल करना रह जाएगा। ठीक है, तुम दरवाजे के पास सो जाओ। मोमल की गोया जान में जान आ गई। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से मून की तरफ देखा। सर के नीचे रखने के लिए लाउंज से कोई कुशन उठा लाओ। इस वक्त वो उसे मामूली नौकरानी नहीं, एक बेबस रूह नज़र आ रही थी, और कल उसने ओढ़नी जीने पर से ना उठाई होती तो शायद तबीयत में इतनी गहराई भी पैदा ना होती। उसके अपने अंदर कोई पुरजोर ताकीद कर रहा था कि इस गरीब को बंद दरवाज़ों के पीछे तन्हा छोड़ना यूनिवर्सल ब्लंडर होगा, और वो इसके हाथों होगा। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना। वो तो इस कदर सहमी हुई थी कि उसकी ताकीद के बावजूद कुशन तक लेने बाहर नहीं गई थी। मून ने लाइट ऑफ की और अपने बेड पर चला गया। मोमल ने वो दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया, बल्कि चटखनी भी लगा दी और ओढ़नी को गोल मोल करके सर के नीचे तकिया बनाकर रख दिया।
एहसास तहफ़्फ़ुज़ की थपकियों ने थके हुए वजूद को चंद लम्हों के अंदर ही नींद की वादियों में धकेल दिया था। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ लगी सो रही थी। मून को अगरचे उसकी मौजूदगी के एहसास से बहुत कोफ्त हो रही थी, मगर वह खुद को समझाकर सोने की कोशिश कर रहा था। मोमल ने नींद से चूर आंखों से जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि मून बाथरूम में दाखिल हुआ था। उसके बाद फिर वो सो गई थी। फिर नींद टूटी तो ऐसी कि हमेशा के लिए किस्मत के खाते में जा पड़ी। उसके होंठों पर खामोशी के सख्त पहरे बिठा दिए गए थे। वो दम बखूद और सरासीमा बैक वक्त थी। तबीज़ कारपेट पर लेटी फटी फटी आंखों से अंधेरे में छत को यूं घूर रही थी जैसे इधर कोई रोज़न तलाश कर रही हो। थोड़ी ही देर बाद फजर की अजानें शुरू हो चुकी थीं। मून अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुका था और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया था। अब उसकी ख्वाबगाह में वो तन्हा थी, वहशतज़दा और लब बस था। बस थोड़ा सा और पढ़ लूँ, फिर जीटी पायलट बनने की ट्राई करूँगा। अल्लाह की शान, ये जीटी पायलट बनेगी, नासा में क्यों नहीं चली जाती? आखिर एक दिन तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कोई शटल खला में भेजेगा। कितनी अच्छी लगोगी तुम शटल में बैठी हुई। हम सब तुम्हें सी ऑफ करेंगे, अहमकों की तरह देर तक हाथ हिलाते रहेंगे। हालांकि तुम तो स्टाफ वॉच का एक चक्कर पूरा होने से पहले कई लाख किलोमीटर तय कर चुकी होगी, बल्कि कई करोड़ किलोमीटर। इजहार भाई, ऑब्जेक्शन। शटल को कम से कम रोशनी की रफ्तार से तो चलाएं, ज़्यादा तेज़ उड़ रही है। आप तो यूनिवर्सल फार्मूले में गड़बड़ कर रहे हैं, क़यामत भी आ सकती है, मजहर ने टोका। जमाल आंखें फाड़े तीनों को बारी बारी देख रहा था। रीबा तो झल्लाकर उनके दरमियान से ही उठ गई। कितने एहतमाम से वो जमाल को अपना फ्यूचर प्लान बताने लगी थी। कभी जो ये दोनों उसे कोई बात संजीदगी से करने दें। महानूर दूर खड़ी अपनी चादर इस्त्री कर रही थी। मज़ाहिर कह गए थे कि वो शाम 6 बजे उसे घर ड्रॉप करने के लिए पहुंच जाएंगे। बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेल रही थी। वो बड़ी दिलचस्पी से उनकी नोक झोंक सुन रही थी। आप तो वैसे ही इतने हाजिर जवाब हैं, मैदान क्यों छोड़ रहे हैं? जमाल ने रीबा को जाने से बाज रखना चाहा। और क्या, हमें देखो, हज़रत दाग जहाँ बैठे बैठ गए, मजहर ने टुकड़ा लगाया। आप लोग उन्हें इतना ना सताया करें, आखिर छोटे हैं, जमाल ने फिर समझाया। ना कूल ट्रीट करते हैं आपकी तरह, ना छोटा और ना बड़ा, आखिर मुझे समझते क्या हैं? रीबा जमाल के अंदाज़ पर मुस्कुराहट दबाकर गोया हुई। भाई, कूल ट्रीट करने के लिए स्पेशल लोग आए हैं। हिंदुस्तान से इतने इखलाकी ताउन की उम्मीद तो नहीं थी। बहरहाल नहीं, ये बहुत बासलाहियत हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, इनका ख्याल रखना चाहिए। जमाल ने नज़रें झुकाकर तारीफ़ी सनद जारी की। जमाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महानूर इस्त्री का प्लग निकालकर उनके करीब चली आई। औरत का वोट तो पूरा होता है ना, गवाही की तरह आधा तो नहीं होता? इजहार ने मजहर से सवाल किया। पूरा ही तो होता है, तभी सारी दुनिया में आज तक जमहूरियत इस्तेहकाम नहीं पकड़ सकी। मजहर ने बड़ी अफसुर्दगी से जवाब दिया। गिन लें, पूरे 2 वोट हो गए हैं। इसी दौरान मज़ाहिर बड़ी उजरत में लाउंज में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम आका जान। रीबा का सलाम सबसे पुरजोश और नुमाया था। वस्सलाम। रेडी है ना महानूर? मुझे ज़रा जल्दी है। वो उसी उजलत भरे अंदाज में गोया हुए। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, नानी जान को खुदा हाफिज़ कह दूँ। वो लाउंज से बाहर निकलते हुए गोया हुई। कितनी अच्छी है महानूर आपी, है ना जमाल भाई? रीबा ने चोर नज़रों से मज़ाहिर की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत धीमा मिजाज है, वेरी पोलाइट, जमाल ने जवाब दिया। उनके लिए लड़का देखने गए थे हम लोग, फुप्पो, बड़ी अम्मा और मैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर मेरी सुनेगा कौन? थोड़े दिनों में मोटा होने वाला है वो, उसने बड़ी आज़र्दगी से कहते हुए चोरी चोरी मज़ाहिर की तरफ देखा। मज़ाहिर कदरे चौंक पड़े थे। उन्होंने अबरू उठाकर एक उचटती निगाह रीबा पर डाली थी। उसी लम्हे बड़ी अम्मा और महानूर एक साथ लाउंज में वापस आईं। आ जाया करो बेटी इसी तरह, यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से। तुम तो कहीं भी आती जाती नहीं हो। आरफा से कहना ज़रा जल्दी चक्कर लगा लिया करे। बड़ी अम्मा का अलविदाई अंदाज़ खासा तवील हो जाता था। मज़ाहिर इस तरारी अंदाज में पहलू बदल रहे थे। अच्छा नानी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अम्मा के खामोश होते ही महानूर ने जल्दी से कहा और मज़ाहिर के पीछे चल पड़ी। 5 मिनट की खामोश ड्राइव के बाद मज़ाहिर ने उसे मिरर में देखा। कोई और प्रपोज़ल भी आया हुआ है, रीबा बता रही थी। उन्होंने गियर को हरकत देते हुए सवाल किया। महानूर एकदम झिझक सी गई कि क्या जवाब दे इस सवाल का। जी, अब्बा जान के अहबाब में से है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। तो ये और इजी हो गया है। रीबा बच्ची है, उसके देखने और सोचने का अंदाज़ सतही है। अगर मुनासिब प्रपोज़ल है तो ओके हो जाना चाहिए। उन्होंने रीबा की राय को कतई गैर अहम बावर कराते हुए कहा। मुबादा महज रीबा की वजह से महानूर गौर करने का इरादा तर्क कर दे। शादीशुदा लड़की की पोजीशन बहरहाल सोसाइटी में बहुत मजबूत होती है। तुम्हारे लिए अच्छे पार्टनर की बैक काफ़ी होगी। खुदा ना खास्ता फिर भी कोई बदमज़गी दरमियान में आ जाती है तो हम हैं ना। मेरा मशवरा है कि अगर प्रपोज़ल मुनासिब है तो फिलफौर तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। बाकी बातें फिर देखी जाएंगी। समझ रही हो ना मेरी बात?
مظاہر نے پھر مرر میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ ماہنور خاموش رہی، اسے مظاہر سے بہت حیا محسوس ہو رہی تھی۔ گھر نزدیک آ چکا تھا، تبھی پول کا کولڈ اسپاٹ پر اس کی نگاہ پڑی۔ سارے وجود میں تھر تھری دوڑ گئی، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ایک دم سیاہ پینٹ اور پلین سیاہ شرٹ میں اپنے مخصوص ریڈ اسکارف اور گلاسز کے ساتھ وہ کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے ان کی گاڑی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ماہنور نے بہت بے ساختہ انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی یہ چونکا دینے والی ادا مظاہر سے پوشیدہ نہ رہ سکی، یوں بھی اس کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے کانشیس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے گاڑی سے باہر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ بوکھلا سی گئی۔ مظاہر نے گاڑی روک دی۔ کیا کہیں کھڑا ہوا ہے؟ ان کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ماہنور نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ کدھر؟ کہاں؟ وہ گاڑی بیک کرنے لگے۔ آپ گھر چلیں مظاہر بھائی، اسے ڈر لگنے لگا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں جواب دیا۔ وہ کولڈ اسپاٹ پر بلیک کپڑوں میں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ مظاہر نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا اور ماہنور نے وحشت زدہ ہو کر بے اختیار ان کا بازو دبوچ لیا۔ نہیں نہیں، بس بے سوچے سمجھے ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، پلیز مظاہر بھائی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، شمسا کے لیے آئس کریم پیک لے کر آ رہا ہوں۔ اس کے خوف و سراسیمگی کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ ایزی ماہنور۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر گاڑی سے اتر گئے۔ ماہنور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی، ساتھ ہی گاہے بگاہے گردن موڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ مظاہر اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ پاشا اب سروقد کھڑا ہوا تھا، وہ قدرے سر جھکائے ہوئے لائٹر سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد دھوئیں کے مرگولے تھے۔ مظاہر اس کے بہت قریب کھڑے تھے۔ مظاہر چند منٹوں بعد واپس آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا جو انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہنور کو تھما دیا اور کھٹاک سے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے خاصی سپیڈ سے دوڑا دی۔ انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ماہنور نے بہت ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کا عکس بہت واضح تھا۔ میں رکوں گا نہیں ماہنور، پھپھو کو سمجھا دینا کبھی وہ کچھ خیال کریں، مظاہر نے کہا۔ حیرت ہے آپ کو بھی اتنا خیال آ سکتا ہے، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ ماسی نے اپنے ایک کمرے کے کوارٹر میں اس کو ایک پلنگ پر لٹا دیا تھا۔ وہ بڑی دل سوزی سے اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اس کی اٹوٹ خاموشی کو وہ اس کی خراب طبیعت پر محمول کر رہی تھیں۔ باقی اور دوسرے بچے کئی مرتبہ آ کر اس کی خیریت معلوم کر چکے تھے۔ وہ چت لیٹی بس چھت کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ آج تو کوٹھی میں کوئی ہے ہی نہیں، سب نوکر فارغ ہیں۔ صاحب میں سے کسی کا ٹیلی فون بھی نہیں آیا کہ کھانا تیار کرنا ہے یا نہیں۔ کوفتے اور مچھلی کے کباب رکھے ہوئے ہیں، رات کا سالن میں بچوں کے لیے اٹھا لائی تھی، آدھا کاکو کی ماں کو دے دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے بڑا سا کیک آیا تھا، 4 دن سے فریج میں رکھا ہوا تھا۔ آج میں نے شمسی کو بتا کر سارے نوکروں کے بچوں میں بانٹ دیا۔ پچھلے ہفتے بھی پیسٹریاں پڑے پڑے سوکھ گئی تھیں۔ رزق کی بربادی تو کوئی ان لوگوں کے ہاں دیکھے۔ اس مارے تو پڑے ان کی مارے کھاتے رہتے ہیں، ان کے جوتے کھاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بال بچوں کو کھانے کو اچھا مل جاتا ہے۔ پر تو نے تو صبح سے سوکھی ڈبل روٹی کا ٹکڑا بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ کچھ کھا کر دوائی لے لے تو یہ بخار ٹوٹے۔ اللہ یار نے مجھے 20 روپے دے دیے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تجھے۔ چل شاباش، اٹھ میری بچی، یہ چائے ڈبل روٹی کھا لے۔ ماسی بہت محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اسی طرح خاموش لیٹی ماسی کو خالی خالی نگاہوں سے گھورتی رہی۔ اس طرح تو بخار نہیں اترنے کا، ضد نہیں کرتے، دیکھ تو صحیح سارا پنڈا آگ ہو رہا ہے۔ اس نے پھر پچکارا۔ مومل کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پھر میں اللہ یار کو بلا کر لے آؤں اگر تو نے میری بات نہیں مانی؟ ماسی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اللہ سائیں کی قسم میرا دل نہیں چاہ رہا ماسی۔ پلا کر اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ بیماری میں کس کا دل چاہتا ہے مومل، خالی پیٹ دوائی بھی تو نہیں کھاتے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈبل روٹی کھا کر چائے پی لے، پھر یہ بخار کی گولیاں کھا لے، نہیں تو ہمت کر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل۔ مجھے پریشان نہ کرو ماسی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بھلے سے تم میرے ٹکڑے کر دو، اس نے قطعی انداز میں کہہ کر کروٹ بدل لی۔ دکھ بیماری سب کے ساتھ دوا دارو تو کرتے ہی ہیں، ماسی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بہت ہمدرد طبیعت کی عورت تھی۔ مومل پر مطلق اثر نہ ہوا۔ ماسی کو اس کے پنڈے کی آنچ محسوس ہو رہی تھی اور عمر بھر کے تحیر کی جو برف اس کے اعصاب پر جم گئی تھی وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی۔ جمود کا یہ عالم تھا کہ سوچ ایک ہی نقطہ پر ٹھٹکی ہوئی تھی، خیالات کا سلسلہ رکا ہوا تھا، نہ کوئی احساس تھا نہ خیال، ہر سمت ایک خلا کا احساس تھا۔ تو نہیں مانے گی، رات بڑھتی جا رہی ہے، بلا کر لاتی ہوں اللہ یار کو۔ ماسی تنگ آ کر باہر چلی گئی۔ باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ شمسی بھی 2nd فلور پر اپنی خوابگاہ میں جا چکا تھا۔ حقیقی معنوں میں پوری کوٹھی کا منتظم وہی تھا۔ اللہ یار کا تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، البتہ مون کو اس نے پورچ سے لابی کی طرف بڑھتے ضرور دیکھ لیا۔
सलाम अलैकुम साहब। उसने इशाराती जवाब दिया और आगे बढ़ता गया। खाना खाएंगे साहब? वो पीछे पीछे चल दी। पूछना उसका फ़र्ज़ था। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। साहब आपसे एक बात करना है, मासी मोदबाना अंदाज में कह रही थी। मोन के कदम ज़मीन ने पकड़ लिए थे। वो जहाँ तक पहुँचा था वहीं जम गया मगर मुड़ा नहीं। साहब आप अल्लाह यार को ज़रा टोकें, दिन में भी जाने कहाँ गायब रहता है और रात को भी पता नहीं किधर गायब हो जाता है। अब मोमल और बाकी तो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। बुखार में झुलस रही है मगर ना कुछ खाती है ना दवाई लेती है। 1 घंटे से उसकी खुशामद कर रही हूँ। आजिज़ आई मासी को मुँह नहीं से कुछ उम्मीद हो चली। किसकी बात कर रही हो? वो किसी ध्यान से चौंक कर फिर आगे बढ़ने लगा। मोमल की साहब जी, और किसकी? मासी उसकी तेज़ रफ्तारी के सबब अपने भारी वजूद को उसी हिसाब से घसीट रही थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह यार का इंतज़ार करो, वो खुश्क लहजे में कह रहा था। आप ज़रा सा उसे डांट दें तो वो शायद आपकी मान ले, मासी ने गोया दरख्वास्त की। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, प्रॉब्लम करती है तो उसे उसके गोट भिजवा दो और आइंदा नौकरों की वजह से मुझे डिस्टर्ब ना करना। गोट भेजो उसे, मम्मी को मैं हैंडल कर लूँगा। साहब वो, मासी खुद उलझने लगी। गो हेल विद, वो बरहम हुआ और जीने चढ़ने लगा। सनी सिटी पर कोई खूबसूरत सी धुन गुनगुनाते, की रिंग झुलाते बड़ी सरमस्ती में लाउंज में दाखिल हुआ था मगर एकदम ठिठक गया था। सर के नीचे फ्लोर कुशन रखे, हाथ में रिमोट लिए मून कारपेट पर दराज था और स्क्रीन पर बड़े फास्ट म्यूज़िक में कोई इंडियन डुइट सॉन्ग चल रहा था। खासे अरसे बाद उसने मून को टीवी के सामने विराजमान देखा था, बल्कि दर हकीकत घर ही में खासे अरसे बाद वो एक दूसरे के सामने थे। मून ने उसकी आमद पर सिर्फ एक लहजे के लिए टीवी स्क्रीन पर से नज़रें हटाई थीं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने नंबर दिया है, रिंग कर लेना। फ़ोन के पास एक चिट पर लिखा है। मून ने आवाज़ आहिस्ता करके उसे इतला दी और दोबारा आवाज़ बढ़ा दी। सनी ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर मून पर एक निगाह गलत अंदाज डालकर जीने की तरफ बढ़ गया। मून ने वीसीआर स्टॉप किया और दूसरी कैसेट लगा दी और वीसीआर दोबारा ऑन कर दिया। अब स्क्रीन पर रंग नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग डिस्प्ले हो रहा था। मैं खताकार हूँ या मुझको बनाने वाला, चांद के मुखड़े पे भी दाग है काला काला, जल के दिल खाक हुआ आँख से रोया ना गया। गाना ख़त्म हुआ, उसने रिवाइंड कर दिया, फिर ख़त्म हुआ, उसने फिर रिवाइंड कर दिया। 2 बारा सहबारा फिर रिवाइंड करने लगा तो बैग से सनी की आवाज़ आई, या स्टॉप इट, मुझे फ़ोन करना है। जाने कब आ खड़ा हुआ था वो। उसने चौंक कर सर घुमाया और वीसीआर ऑफ कर दिया और रिमोट वहीं फेंक कर उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय उसके कदम लॉन की सिमत उठ रहे थे। एक इंतशार और इसरार उसकी चाल से मुतरश्शे था। लॉन में खासी देर चहलकदमी करने के बाद उसने सर्वेंट क्वार्टर का रुख किया था। डार्क ग्रे लकड़ी के दरवाजे पर उसकी दस्तक बहुत आहिस्ता थी। कई मरतबा की दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था। सामने ड्राइवर नींद भरी आंखों में हैरत समोए उसकी तरफ देख रहा था। सलाम साहब, कहीं जाना है? वो पूछ रहा था। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। वो मासी, मून उलझा। अच्छा, वो बराबर वाला दरवाज़ा है साहब। दरअसल आप कभी इधर आते ही नहीं ना। ठहरिए, मैं बुलाता हूँ मासी को। वो फिर वियाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ा और बराबर वाले दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाज़ा दूसरी दस्तक पर ही खुल गया था। मासी के अंदाज से जाहिर था वो जाग रही थी। पहली नज़र ड्राइवर पर और दूसरी मून पर पड़ी तो एकदम घबरा गई। साहब आप खैरियत? उसने हुकारा भरा और ड्राइवर को जाने का इशारा किया। वो फ़ौरन मोदबाना अंदाज में पलट गया। दवाई खाई उसने? वो बेहद आहिस्ता आवाज़ में पूछ रहा था। नहीं, अभी भी उसके पास बैठी हुई थी, मासी ने बेचारगी से जवाब दिया। अच्छा, हटो सामने से, वो बोला तो मासी झट एक तरफ हो गई। मून की चाल बहुत आहिस्ता थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बान की चारपाई पर सामने ही लेटी नज़र आ गई। पट आंखें खोले वो उसी को आते देख रही थी। मून चारपाई के पास आकर ठहर गया। क्यों परेशान कर रही हो मासी को? दवा क्यों नहीं खाती? वो उससे नज़रें चुराकर मुखातिब था। मासी, पहले इसे कुछ खिलाओ। वो मासी से मुखातिब हुआ। जी साहब, आप बैठे। मासी ने बड़े पुरजोश अंदाज में मूड़ा पेश किया। ठीक है, तुम जाओ, कुछ लेकर आओ इसके लिए। वो उलझे अंदाज में कहते हुए मूड़े पर बैठ गया और कमरे में नज़रें दौड़ाने लगा। मासी के वहाँ से जाने के बाद एक पुरहोल सन्नाटा माहौल पर तारी हो गया। वो नज़रें झुकाए अपने स्लीपर को बगौर देख रहा था। देखो मासी, जो कहे उसका कहना मानो, मैं जल्द ही तुम्हें गोट वापस भिजवा दूंगा। बिलाखिर उसकी आवाज़ से सकूत टूटा। मोमल उसी तरह बेख्वाब फटी फटी आंखों से उसकी सिमत देख रही थी। अब उसके बेतासुर चेहरे पर खौफ के असरात भी नुमाया थे। मासी, मैं जा रहा हूँ, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगी, वो उठते हुए बोला। साहब आप थोड़ी देर बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसका कोई भरोसा नहीं। मासी जहाँ थी वहीं से बिलबिलाकर बोली। मून ने एक गैर इरादी निगाह उस पर डाली और दोबारा बैठ गया। मासी एक प्याले में चाय और डबल रोटी के 2 स्लाइस लेकर आ गई।
اٹھ مومل، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چل شاباش، دیکھ صاحب اتنی رات کو بے آرام ہوئے ہیں تیری وجہ سے، ماسی نے پچکارا۔ مومل پر ذرا اثر نہ ہوا۔ دیکھ تو صبح سے بھوکی ہے، اب رات کا 1 بج رہا ہے، چل اب اٹھ بیٹھ۔ مومل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مون نے بمشکل نگاہ اٹھائی مگر فوراً چکا لی اور خاموش رہا۔ صاحب کی بات بھی نہیں سن رہی، مائی باپ ہیں یہ ہمارے۔ اٹھ بیٹھ بیٹی، یہ لے، ماسی نے اپنے زانوں پر ٹرے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا لیٹی رہ، میں کھلا دیتی ہوں۔ ماسی ڈبل روٹی چائے میں بھگو کر اس کے منہ کے نزدیک لے گئی۔ مومل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا اور ساتھ ہی ٹرے پر ہاتھ مارا۔ ٹرے دور جا گری۔ ماسی چند ثانیے دم بخود بیٹھی رہی، پھر بڑی شرمندگی اور غصے سے مون کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچھی بھلی تھی کل تک، ایک آواز پر دوڑتی تھی، جو کہو مانتی تھی۔ آپ تو اسے گوٹ ہی بھجوا دیں، مر جائے گی ورنہ یہ تو۔ مون خود لب بستہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کسی طرح اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو، باقی ہاسپٹل میں وہ خود سنبھال لیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مون نے کتاب الٹ کر رکھتے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 2 بج کر کچھ منٹ ہو رہے تھے۔ کون؟ جانے خوف کہاں سے در آئے تھے۔ میں ہوں صاحب، ڈرائیور کی آواز تھی۔ مون جلدی سے دروازے تک آیا۔ کیا ہوا؟ وہ ماسی زینب نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ مومل وہاں بھی بہت تنگ کر رہی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کا آلہ نرس کے منہ پر کھینچ مارا اور جو فائل ہوتی ہے نا صاحب، وہ بھی پھاڑ دی، ایک گلاس بھی توڑا، بڑی مشکل سے قابو کر کے ایک انجیکشن لگایا، پھر کہیں جا کے ذرا آرام سے لیٹی۔ پھر اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کیا قیامت تھی، ڈرائیور تک سے نگاہ چرا کر بات کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ مسئلہ تو خیر ہو گیا صاحب، پرائیویٹ ہسپتال ہے، بل بنانے کے چکر میں شیر بھی قابو کر سکتے ہیں، وہ تو ذرا سی چھوکری ہے۔ ڈرائیور کی آنکھیں نیند سے مغلوب ہو رہی تھیں، خاصے بیزار کن انداز میں پرائیویٹ ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ آپ کا نام بتا دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، میں چلوں صاحب؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ عمر پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ ماسی بولی 13-14 سال ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بولے یہ تو 27 سال ہو گئی۔ ہی ڈرائیور نے انتہائی بدمزہ ماحول میں اپنی دانست میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ صاحب کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ بولے لگتی تو نہیں 27 کی۔ اچھا صاحب، السلام علیکم۔ اس نے مون کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ پا کر جانے میں عافیت سمجھی۔ مون نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ خزانے کی موجودگی کے احساس کے ساتھ دھڑکے بھی شروع ہوتے ہیں، چوری ڈاکے کے خوف بھی ستاتے ہیں۔ ابھی تو ادھر خزانے کی موجودگی کا ٹھیک شعور بھی نہیں تھا اور خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ چونکہ خزانے کا احساس نہیں تھا، اس لیے دکھ کسی ڈاکے پر نہیں تھا، دکھ اور صدمہ اس آواز پر تھا کہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ بے بسی کے احساس سے بس یہ احساس ہوا کہ وہ کچھ ہاری ہے، وگرنہ وہ حیرت سے پتھر نہ ہوتی بلکہ بہت روتی، ایسا بیان کرتی کہ دیواریں پسیج جاتی۔ کتنی ہی بزدل ہوتی، ایک دفعہ صاحب کی طرف دیکھ کر نفرت سے تھوکتی ضرور۔ ابھی تو بادام کے پیڑ تلے مٹی کے گھروندے بنا کر کھیلنے والی سکیاں راہ تک رہی تھیں۔ سنی کی وحشت سے اسے ڈر ضرور لگا تھا، مگر اس ڈر کے معنی اس پر کھلے نہیں تھے۔ اگر اس ڈر کے معنی اس پر کھل جاتے تو وہ دوسرے کمرے میں بے خوف ہو کر کیسے سو رہتی؟ مون اس کی موجودہ کیفیت کا تجزیہ کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ اب وہ سو نہیں سکتا تھا، اب اسے سونے کے لیے نیند کی گولیوں کی ضرورت تھی یا بے حسی کی، مستقل قسم کی بے حسی کی۔ سر دست اسے دونوں میں سے ایک بھی میسر نہیں تھی۔